नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन स्पेशल में। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रहने वाले 35 साल के युवक की आइसोलेशन सेंटर में मौत हो गई है, जिसके बाद तमाम स्वास्थ्य सेवाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल हैदराबाद से लौटे इस युवक की मौत कोविड के नए स्ट्रेन की वजह से हुई है। लोहड़ीगुंडा बीएमओ ने टेलीफोन पर स्वास्थ्य महकमे के विभिन्न वरिष्ठ अफसरों को इस बारे में जानकारी दी है। युवक को मौत के बाद जब उसका टेस्ट किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद हेल्थ अफसरों की चिंता का सबब यही नहीं था कि वो मृतक कोविड पॉजिटिव है, बल्कि उसमें पाए गए आंध्र म्यूटेंट ने सभी को झकझोर दिया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र म्यूटेंट का नया स्ट्रेन मिलने से पहले ही चिंता बढ़ी हुई थी। इस वायरस को लेकर दावा किया जा रहा है कि मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले नया वेरिएंट कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आंध्र स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में काफी तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज 3 से 4 दिन में ही हाइपोक्सिया या डिस्पीनिया के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में सांसें मरीज के फेफड़ों तक बंद हो जाती है, जिससे सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। तो नया वेरिएंट है ये, लगातार इस वेरिएंट से ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक। हाइपोक्सिया की स्टेज पर ये 3 से 4 दिन में एक मरीज को पहुंचाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है लगातार, अगर मरीज को सही इलाज ना मिले तो। चलिए तो सीधे चर्चा पर चलते हैं। लगातार कोविड की जो स्टेज इस समय है, सरकार की क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, विपिन शर्मा। उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह की ये तमाम जिम्मेदारियां सरकार की है और क्या कुछ अभी सरकार को कदम उठाने चाहिए। सर, बहुत स्वागत है आपको एएनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि कोविड की तीसरी लहर के भी लगातार चेता दिया गया है राघवन जी द्वारा, और अब नए स्ट्रेन लगातार मिल रहे हैं। सरकार की क्या तैयारियां हैं सर इस मामले पर? देखिए, सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं जी। एक तरफ जब आप एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने बिल्कुल सचेत कर दिया है कि यहाँ पर अगर ये तीसरी लहर आती है तो स्थिति बिल्कुल भयावह हो जाएगी। और उन्होंने सुझाव भी दिए अपने, और उन्होंने बोला कि आप लॉकडाउन के मेजर्स, अगर वो लॉकडाउन को इम्पोज नहीं करते, उसको लागू नहीं करते, तो यहाँ पर फिर स्थिति संभलेगी। और यहाँ पर पिछली बार भी आप देखिए, अगर पिछले साल जो पहली लहर कोरोना की आई, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे डब्ल्यूएचओ ने हिंदुस्तान की तारीफ करी कि हमने सही समय पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जिस फलस्वरूप क्या हुआ कि हिंदुस्तान की आबादी को आप मद्देनजर रखें और हमारा जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब एक बिल्कुल मध्यम वर्ग का है। लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत हद तक जान मान को जो नुकसान पहुंचना था उसको बचा लिया, उस भारी क्षति से बच पाए। तो यहाँ पर अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब एक मुसीबत सर पे आन पड़ी है, पूरे अगर विश्व की बात करें, सबसे ज्यादा कोई मुल्क अगर इस कोरोना की दूसरी लहर से ग्रस्त है, वो हमारा हिंदुस्तान देश है। हम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? और सबसे अहम बात, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जितने आपके बड़े बड़े स्वास्थ्य चिकित्सक है देश के, तो वो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो वो हर्ड इम्यूनिटी कैसे मुमकिन होगी जब तक हम लॉकडाउन की घोषणा नहीं करेंगे? यहाँ पर संक्रमण, कम्युनिटी स्प्रेड, प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में कई बार इस बात का जिक्र करा और अंदेशा भी जताया था। अगर आप पिछले साल में, मैं पिछले साल की बात करूं 2020 की, वहां पर उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। उन्होंने बोला था कि अगर ये संक्रमण, कम्युनिटी स्प्रेड ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर जाता है तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी, संभलेगी। लेकिन वहां पर भी हुआ, प्रवासी मजदूर जब मजबूर हो गए पलायन करने के लिए और लंबे सफर पर निकल गए, जो ट्रॉली, जो उनके बैग थे वो ट्रॉली का काम कर रहे थे, बच्चों को लाद के ले जाना पड़ा, गर्भवती महिलाएं निकल पड़ी। वहां पर भी वही बात हुई कि वहां पर जबकि प्रथम दृष्टि ये करना ये चाहिए था कि जो प्रवासी मजदूर जहां पर है उनके लिए वही व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब कम से कम हमने क्या सबक सीखे हैं? यहाँ पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो ऑक्सीजन की किल्लत की बात चल रही है, देखिए लॉजिस्टिक्स की कमी है, तालमेल का अभाव है। आप केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की बात करें, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए सबको कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है,
अगर कमी किसी बात की है तो तालमेल की है, लॉजिस्टिक्स की कमी है। और हमारे यहाँ पर राजनीति थमने का नाम नहीं लेता, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण करते रहते। यहाँ पर अब कम से कम समय की पुकार ये आ गई है कि यहाँ पर अगर आपको देश को उभारना है इस कोरोना के प्रकोप से, तो यहाँ पर एकजुट भी होना पड़ेगा और तुरंत कदम उठाने पड़ेंगे। जो अगर मैं तुरंत कदम उठाने भी चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार क्या कर रही है सर कि लॉकडाउन के समय बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, पहले 10 दिन का लॉकडाउन, फिर 6 दिन बढ़ा दिया, फिर 2 दिन बढ़ा दिया। एकदम से एक्शन क्यों नहीं ले रही है सरकार? आखिर कमी कहाँ आ रही है, आपको क्या लगता है सर? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं आपके विचार से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रणदीप गुलेरिया साहब की बात करें जिन पे पूरे देश को भरोसा है, तो उन्होंने तो बिल्कुल बोल दिया आप नाइट कर्फ्यू वीकेंड कर्फ्यू लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर तो अब समय आ गया कि आप फिक्स मिलिट्री लॉकडाउन लगाए, तभी स्थिति संभलेगी। क्योंकि यहाँ पर वो बात बिल्कुल है, हम लोग संवेदना दिखाते हैं कि यहाँ पर कि एक मध्यम वर्ग का, या आपको समझिए कि गरीबी रेखा के जो नीचे है, जो मजदूर हैं, उनका क्या होगा। लेकिन ये समय वो है कि आपको रिस्ट्रेंट भी दिखाना है और कंपैक्शन भी दिखाना है। रिस्ट्रेंट माने कि आपको यहाँ पर घरों में जो तपस्या आपने पिछले साल करी, वही तपस्या दोबारा दोहरानी पड़ेगी अगर आपको अपने देश को उभारना है इस कोरोना काल के दौर से, क्योंकि ये पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और जिस तरह से आप स्वास्थ्य चिकित्सकों की बात करें, तो पहले वो डबल वेरिएंट की बात कर रहे थे, अब वो ट्रिपल वेरिएंट की बात चल रही है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये इवॉल्व कर रहा है जो वायरस, और यहाँ पर किसी के भी अभी समझ नहीं आई, जांच का विषय है। लेकिन वो जांच तो जब मामले की तह तक पहुंचा जाएगा तब होगी, लेकिन यहाँ पर तो निजात पाना है, दिलवाना है लोगों को, एक आम आदमी को जो ग्रस्त है। और सबसे बड़ी बात, हम होर्डिंग की बात करते हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना जरूर चाहता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा। देखिए, हम होर्डिंग की बात तो करते हैं, कालाबाजारी की सख्त हम कार्रवाई करनी चाहिए। मैं दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रॉबिन हिबू से बात कर रहा था, उन्होंने बोला हम लोग बिल्कुल जमीनी हकीकत समझते हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी, और हमने कई गिरफ्तारियां करी है। लेकिन साथ साथ मैं एक और सिक्के का दूसरा पहलू उजागर करना चाहता हूं। जिस तरह से हम जब सड़क पे चल रहे होते हैं और हम पीछे से सायरन आता है एम्बुलेंस का, तो हम उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, संवेदना, एक ये स्वाभाविक है, हम संवेदना दिखाते हैं। उसी तरह से अस्पताल का रुख भी, या सिलेंडर, अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप अच्छे एक प्रभावी है, आपका रसूख है, आप सारे सिलेंडर अपने पास रख लेंगे, तो ये भी कहीं की समझ नहीं है। ठीक है, एक आप इमरजेंसी के लिए आप वो चाहते हैं कि आपके पास सुविधा हो, लेकिन इस समय जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको इमरजेंसी में जाना चाहिए, और डॉक्टरों की सलाह को आप सलाह मशवरा करके ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और टेली कंसल्टेशन की सारी सुविधा उपलब्ध है, आप डॉक्टरों को मिल सकते हैं। और बेवजह आप तो डॉक्टर ये भी बात बोल रहे हैं कि बेवजह आप सीटी स्कैन करा रहे हैं, उससे ज्यादा नुकसान होगा। जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलते, आप बेवजह खुद डॉक्टर ना बने, और वहां पर आप बोल रहे हैं सिटी स्कैन कराएं, वो तो रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि रेडिएशन का लोग जिस तरह से पैनिक कर रहे हैं, उसका कारण भी तो कहीं ना कहीं हम ही है ना सर। हमारे पास उस तरह की सुविधाएं नहीं है कि हम उन्हें बचा सके, उस तरह की हमारे पास सुविधाएं नहीं है कि जब कोई नया स्ट्रेन आ रहा है तो हम उसे एकदम से पहचान सके और उसके लिए वैक्सीन बना सके। देखिए, आपने बड़ा, आपकी सवाल की बहुत अहमियत है। मैं देखिए उसके दो उत्तर दूंगा उसके लिए। देखिए, पहली बात, आपने टीकाकरण की बात करी, पहली बात तो मैं फिर दोहराऊंगा, उन्हीं का नाम लूंगा, रणदीप गुलेरिया जी का, और बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं देश के जाने माने, वो ये बात बोलते हैं कि अब कम से कम जो टीबिंग प्रॉब्लम्स थी, शुरुआती की जो प्रॉब्लम दिक्कतें आई थी, जो लैकुनेस थे, अब कम से कम आप टीकाकरण अभियान को और एग्रेसिव बनाइए। अगर आपने छुटकारा, और दोनों डोजेस आपके लिए, जब तक दोनों डोजेस नहीं लगेंगी तो तब तक इसका प्रभाव नहीं होगा टीके का। और अब पहले भी हमने देखा कि जब पहले इतने समय इंतजार था कि टीका कब आएगा, कब एक ऐसा दवाई आएगी, जब टीका आया तो वहां राजनीति शुरू हो गई। कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता जिनको रोल मॉडल माना जाता है, जिनसे अपेक्षा करी जाती है कि वो कुछ अच्छा संदेश दे जनता को, वहां पर वो बोलने लग गए, राजनीति शुरू कर दी बेवजह, इसके पूरे ट्रायल्स नहीं हुए। और यहाँ पर ये क्या, ये भाजपा के दफ्तर में टीका बना था। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको देश को छुटकारा दिलाना है। और यहाँ पर हमारी आबादी देखिए, आप 130 करोड़ देशवासी है हम लोग, तो हो गया काम अगर हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। और उसके बाद पहली बात, टीका करते समय भी जब टीका आया तब राजनीति हुई, उसके बाद अब आज हमें अपनी फौज की अहमियत समझ आती है। मैं सारे देशवासियों की बात नहीं करता, कुछ चंद लोग ऐसे थे जो हमेशा, एक आदत है सवाल कि आप सवाल फौज पे भी उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को वर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया था कुछ लोगों ने, सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा करार दे दिया, बोला था। तो आप ये समझिए आज वही कई लोग ऐसी जो बातें करते हैं तो कितना दुख होता है। लेकिन अब आज
आवाजें उठ रही है कि भाई आप सेना को बुलाएं, सेना की मदद करें। तो देखिए, सेना को तो हर मन से सलाम करना चाहिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में एक तरफ पिछले साल जब चीन ये कोरोना का संक्रमण होना, अब टाइमिंग देखिए, उसी समय चीन ने अपना अतिक्रमण शुरू कर दिया थोड़े समय के लिए। यहाँ पर कोरोना काल में जो ये संयुक्त तरीके से गश्त लगाते हैं हमारी हिंदुस्तानी सेना और आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसको स्थगित करना पड़ा कोरोना करके। तो हमारी फौज बड़ी मुस्तैद है, ये 2020 की फौज है, मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। और ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो तब भी बात नहीं आया उस कोरोना काल के दौर में। पहले पूरे विश्व को बीमार कर दिया उनके वुहान शहर से जो ये वायरस निकला, और तब भी बात नहीं आए। उनकी जो विस्तारवादी की नीति है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो तब भी मौके का फायदा उठाते हुए वो घुसने की कोशिश करी उन्होंने गलवान के उधर। लेकिन वो अलग बात है कि हमारी हिंदुस्तानी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, पीछे खदेड़ दिया। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आपको हमारा क्या जायज बनता था एक आम आदमी का, अपनी फौज को सलाम भी करे, उनके मनोबल को 7वें आसमान पर रखे, लेकिन वहां पर भी हम लोग बोलते थे कितना अतिक्रमण। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये एक बड़ी जरूरी बात मैं आज इसको आपके साथ साझा करूंगा कि यहाँ पर देखिए, पिछले साल ये आवाजें उठी थी कि क्या ये गैर रासायनिक युद्ध है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है चीन का, कि वो पूरे विश्व में अपना बोलबाला जमाना चाहता है और पूरे विश्व को बीमार कर दिया था। और आवाजें उठी थी कि चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगने चाहिए और डब्ल्यूएचओ को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि ताकि उनको एक संदेश मिले दोनों स्थितियों में कि अगर वुहान शहर से जो वायरस निकला तो वो अगर उनकी लापरवाही थी तब भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर उनका षड्यंत्र था, उनकी साजिश थी, तो और बड़ी उनको उसकी कीमत चुकानी चाहिए, उनपे सख्त प्रतिबंध करने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात है। और कितने दुख की बात है देखिए कि आज वो वुहान में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, स्ट्रॉबेरी म्यूजिकल फेस्टिवल, और वहां पर हजारों लोग जश्न मना रहे हैं, पूरे विश्व को बीमार करके आज वो कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, निष्कर्ष ये निकलता है कि आप तरह से खारिज नहीं कर सकते इस बात को कि ये भी कोई षड्यंत्र है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लापरवाह हो गए। हमारे देश के बच्चों की जो तपस्या है, आप उसकी जितनी तारीफ करें वो कम होगा, क्योंकि बच्चे बड़ों से ज्यादा सावधान रहे हैं। आप या कुछ और, इस पर हम अभी चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि नया स्ट्रेन जो आंध्र प्रदेश में आया है, उससे पहली मौत भी हो चुकी है सर, पहली मौत उससे हो चुकी है, यानी कि अब वो स्ट्रेन बढ़ेगा और पहले से ज्यादा वो खतरनाक भी है। तो आखिर हमारी कमी कहाँ रह रही है जो हम दूसरी लहर से भी नहीं उभर पाए और हम तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेरा जो नजरिया रहेगा, आपकी जो ये बात है वो बात तो जो है आंध्र प्रदेश का जो स्ट्रेन की बात चल रही है वो तो देखिए, जब तक पूरा जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम निष्कर्ष निकाल दें तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल एक अंदेशा जताया जा रहा है, देश के चिकित्सक ये बात बोल रहे हैं। पहले बंगाल वेरिएंट की भी बात चली थी, ट्रिपल वेरिएंट की बात चल रही है, और रणदीप गुलेरिया जी ने भी बात बोला है कि ये वायरस इवॉल्व कर रहा है, बार बार अपना आकार बदल रहा है, तो यहाँ पर उसका प्रकोप कैसा हो सकता है। और कई डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर नरेश चावला से बात कर रहा था जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने बोला कि द वर्स्ट इज येट टू कम, यानी कि अभी आप और ऐसी स्थिति भयावह होने वाली है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये अगर ऐसी बात नौबत आ रही है तो अब सरकार क्या, मतलब सरकार को न्योता देना हम लोग देशवासियों को कि आप हाथ जोड़ के कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए ताकि हमारी जान बच जाए। लाशों के ढेर लगे हुए, अस्पताल का बेड तो छोड़िए, कब मिलेगा वहां पर दाखिला एक मरीज को। यहाँ पर तो शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लंबी कतार लगी हुई है। मैं आज, मेरी बात सुनिए, मैं आज अगर व्यक्तिगत तौर से बोलूं, मैं शमशान घाट से वापस आया हूँ, वहां पर भी इंतजार करना पड़ा, परिजन को हमने खोया। तो वहां पर आप देखिए किस चीज का इंतजार है, सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है। अब जब आपको सब जगह सचेत करा जा रहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल पिछले साल की स्थिति अलग थी, वहां पर तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल समय रहते लॉकडाउन की घोषणा कर दी, और अब जब आपको सामने राइटिंग ऑन द वॉल दिख रही है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और एक और बात बोलना चाहूंगा, जो देश की महान हस्ती है, आप मैरी कॉम की बात करें, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, वो भी आगे बढ़ के आई है। ये अपने अपने तरीके से हर किसी को एक अच्छी नजीर पेश करनी है अगर आपने अपने देश को उभारना है। यहाँ पर लोग ऑक्सीजन वॉरियर्स की तरह, पिछले साल हमने देखा तो कोरोना योद्धा बन के, हंगर वॉरियर्स बन के लोग उभरे, इस समय ऑक्सीजन वॉरियर बन के एक बड़े महान देश के पुलिस ऑफिसर रॉबिन हुड वो उभरे हैं कि हर एक तरीके से वो एक पुल का काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। और मैं एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा मुस्कान जी कि एक देखिए, अब जब क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है, आप उच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, उन्होंने मामले का, अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो उन्होंने खुद क्यों मोटो कॉग्निसेंस किया है
और केंद्र से पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं बताइए, जो ऑक्सीजन डेफिसिट आप उसको कैसे उसको पूरा करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल अपना मैं यही सवाल आपसे करने भी वाली थी सर कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, वो जब इसमें हस्तक्षेप कर सकती है तो आखिर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? देखिए अब क्या बोलेंगे, सरकारें तो सो रही हैं, फिर सरकारें और एक दूसरे पे दोषारोपण चली जा रहा है। या यहाँ पर अब क्या क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम तो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि अब सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है। सारे विश्व के देखिए, बेवजह तो है नहीं ना, विश्व के आज 40 मुल्क हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। तो क्या अभी भी सरकार को जगाने की आवश्यकता है कि आप नींद से जागे, आप लॉकडाउन की घोषणा करें, आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। बीच में जब स्थिति काबू में आने लगी थी, देखिए जब पहली लहर आई और उसके बाद लॉकडाउन को अनलॉक करा, उसके बाद आपने देखा, क्योंकि ये भी बात बोला था कई मंचों से, ये बोला गया था आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना को भी हमने उससे सावधान रहना है, सचेत रहना है, लेकिन अननेसेसरी पैनिक नहीं होना। और अर्थव्यवस्था जो बिखरी हुई है उसको भी पटरी पे लेके आना है। उसके बाद देखा भी आपने, जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो लोगों में एक विश्वास आ गया, जो विश्वास लोग बिल्कुल एक भयभीत हो गए थे और एक आपस में घरों में रहना पड़ा लॉकडाउन की स्थिति में। उसके बाद आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, वो उन्होंने एक नई आशा की किरण दी थी हमारे देश को, लेकिन उसके बाद ये दूसरी लहर आ गई। तो यहाँ पर तो अब हमें पिछली गलतियों से जो खामियां रह गई थी उससे सबक लेना चाहिए था, कि ताकि जो कमी पूरी करनी है उसको आप समय रहते करें, तभी आप देश को बाहर पाएंगे। और यहाँ पर जब आपके पास मैं इसको अंग्रेजी में बोलूंगा ब्रूट मेजॉरिटी है, तो आप किस चीज का इंतजार करें? आप स्ट्रिक्ट मिलिट्री लॉकडाउन करने का वक्त आ गया है, तभी आप स्थिति को संभाल पाएंगे। और हर्ड इम्यूनिटी की जो बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर तो नहीं लगाएंगे ना लॉकडाउन कौन लगाएगा आप बताइए? और न्यायालय की तरफ से ये बात आ गई है, उन्होंने साफ बेव दिया बिल्कुल कि आपकी जान बचाना सबसे पहला धर्म है सबका, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और साथ में ये भी उनको हिदायत दी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दिल्ली सरकार की खासतौर पर बोलूंगा, कि आप आपस में सामंजस्य बिठाएं, तालमेल बिठाएं, आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा अगर आपको देश को उभारना है। आप ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है, उसमें वो अलग बात है कि वहां पर अगर आप बार बार, दिल्ली सरकार की भी मैं जरूर लाना चाहूंगा इस चर्चा में, कि पहले आपने अपना अलग बताया कि हमारे को इतना कोटा चाहिए, उसके बाद आपने उसको रिवाइज करा। यही बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोली कि यहाँ पर, और उन्होंने नोट करा इस बात को कि उन्होंने अपनी रिवाइज कराए कि जो उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर यह बात समझनी पड़ेगी कि ये जो बीच में लॉजिस्टिक्स का अभाव हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभाव हुआ, हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो कमी पेशी है, उसके बाद उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो सारी बातों को करता है, बिल्कुल पानी फेर देता है तपस्या पे, वो हमारी राजनीति है और ओछी राजनीति है। देखिए ओछी राजनीति है, वहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं होता, यहाँ पर एक दूसरे को बस आप दोषी, ये समझना पड़ेगा कि गलतियां देखिए सबसे होती है। अभी हम अगर एक दूसरे को दोषी ठहराते रहेंगे तो हो गया काम। फिर देश को आपने कोरोना को देश निकाला दे दिया आपने, तो यहाँ पर आप किस चीज का इंतजार करें? जो एक्टिव केसेस इतने बढ़ रहे हैं और अभी तो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अभी ये पीक करेगा, तो उसके बाद क्या होगा? अगर आप अभी रैंप अप नहीं करते, आपको सारे बड़े बड़े डॉक्टर आपके देश के वो बता रहे हैं रैंप अप करिए आप अपना मेडिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ में टीकाकरण जो अभियान है उसको और स्ट्रीमलाइन करिए, तभी लोगों को आप छुटकारा दिला पाएंगे। और सबसे एक अच्छी जो नई बात हुई है, मैं वो जरूर बोलना चाहूंगा, एंटीबॉडी कॉकटेल की जो बात चल रही है, तो वो अच्छी बात है। ऐसी जब पहले पिछले साल हमने देखा प्लाज्मा डोनेशन की, प्लाज्मा बैंक बने, तो ऐसी बातें अगर सरकारों की तरफ से आए, पहल करें, और हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं जितने आईसीएमआर के हैं, बाकी हैं, तो उनको किसी की तपस्या में पानी नहीं फिरना चाहिए। बच्चों तो कभी सपने में सोचा था कि शिक्षा के मंदिरों पे ताले पड़ जाएंगे, बच्चों को घर पे रहना पड़ेगा, खेल कूद के मैदान से दूर होना पड़ेगा, और लेकिन बच्चों ने जो तपस्या करी है, हम लोगों को क्या हक बनता है, राजनेताओं को, देशवासियों को, एक आम आदमी को, कि उनकी तपस्या पे पानी फेरे? वो हमसे ज्यादा सावधान रहे हैं, उन्होंने ऐसी नजीर पेश करी है ये जिसकी आने वाले वक्त में हर कोई सराहना करेगा, उनसे प्रेरणा लेगा। तो यहाँ पर अगर आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय अगर आपको देश को उभारना है तो कई ऐसे इनोवेटिव कदम भी उठाने पड़ेंगे सरकार को, और आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा। जी विपिन जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपने परिजन को खोया, सबसे पहले तो एएनबी न्यूज की संवेदनाएं आपके साथ हैं, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं सर।
सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने लॉकडाउन का भी जिक्र किया, तीसरी लहर का भी जिक्र किया, आपको क्या लगता है सर? डॉक्टर गिरधर बाबू हैं, उन्होंने भी कहा कि तीसरी लहर आने से पहले हमें तमाम तैयारियां करनी होगी, हमें पूरे प्लान तैयार करने होंगे, तभी हम उससे बच सकते हैं, वरना इस समय जो स्थिति है आगे भी वो और ज्यादा भयावह होने जा रही है। आपको क्या लगता है वो क्या कदम सरकार के हो सकते हैं, एक लॉकडाउन के अलावा क्या कदम हो सकते हैं जिससे हम तीसरी लहर से बच सकते हैं सर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आप अगर दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, उन्होंने बात करी थी, आप उसको सुझाव चाहिए कि उनकी तरफ से एक पहल, उन्होंने बोला कि आप बफर इमरजेंसी स्टॉक्स बनाएं ऑक्सीजन के, कि ताकि आपकी जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और यहाँ पर जो उसकी जो लोकेशन होगी उस इमरजेंसी स्टॉक की वो डिसेंट्रलाइज हो, जैसे पावर को डिसेंट्रलाइज करा जाता है कि आप ये नहीं हो कि वो सिर्फ केंद्र के पास ही उसका सारा पावर हो उसके पास। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर राज्यों तक पहुंचनी है, अलग अलग राज्यों पे पहुंचनी है देश के, तो यहाँ पर उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और साथ में उसको आप कैसे, अगर आपको दोबारा उसको ऑक्सीजन स्टॉक को अपना दोबारा भरना है, उसको फिल करना है, रिप्लेनिश करना है, उसके लिए आपको जो है वर्चुअल कंट्रोल रूम बनाने पड़ेंगे जिसकी मॉनिटरिंग हो। तो यहाँ पर ऐसे सुझाव हैं। उसके बाद यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि जो आपको ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, जो आपने ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए, ऑक्सीजन कॉरिडोर्स बनाए, आपके अलग अलग माध्यम से बाहर से आपको अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से मदद मिल रही है, यूएई से मदद मिल रही है, और तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर अब स्थिति, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब बीच में जो दिक्कत आ रही है कि आप लॉजिस्टिक्स की, तो वो उसको पूरा करना पड़ेगा। अब जो अगर डॉक्टर की बात करें, आप जितने डॉक्टर हैं, तो वो यही बात बोल रहे हैं कि जब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बात करते हैं कि आप उसको और सुधारें, तो उसका सीधा मतलब ये है कि जैसे अब पहल हो रही है, आप डीआरडीओ की बात करें, उन्होंने 600 बेड का, 500 से ऊपर बेड के अस्पताल बना रहे हैं, और कई जगह देखिए, एक जो बड़ी जरूरी बात है वो ये भी है कि हमारे यहाँ पर उस तरह की कम्युनिटी हमारा बॉन्ड नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री ने एक बात बोली कि युवाओं को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और वो अलग बात है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि दोनों चीजें, सावधान भी रहना है, सचेत भी रहना है, और साथ साथ आपको जो बन पाए हर एक नागरिक से, जो सक्षम है, उसको वो अपनी सेवा देनी चाहिए। अगर आप आरडब्ल्यू लेवल पर अगर मेकशिफ्ट बगीचों में कहीं पर भी डीएम की अनुमति से, जो आपके एरिया का, क्षेत्र का आपका डीएम है, उसकी अनुमति के साथ आपको अगर मेकशिफ्ट डॉक्टर्स आपको मिल जाए और ऑक्सीजन बेड आप बना सकते हैं वहां पर, तो यहाँ पर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये तो देखिए, जब सर पे आपदा आती है तो वहां पर अब आपको बिल्कुल, कोई पिछले साल भी कोरोना एकाएक जब हमारे कोरोना की मार हमारे सर पर पड़ी, तो पूरे देशवासी खड़े हो गए वहां पर और मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब मैं दिल्ली का दौर की हर मंच पे जिक्र करता हूं कि जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी 1998 से लेकर 2013, वो स्वर्णिम दौर था। विकास का जितना काम हुआ है वो श्रेय उन महान महिला को जाता है। और उसमें देखिए, जो उन्होंने भागीदारी की मुहिम छेड़ी थी, भागीदारी मूवमेंट, उससे हम क्यों नहीं प्रेरणा लेते? आरडब्ल्यूएस को लेकर जो मुहिम छेड़ी, और वहां पर, और आप पीपी स्कीम की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, बगीचों को गोद लेने की बातें करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को गोद ले, आपस में फंड देने की बात करती है कि उनकी अच्छी मेंटेनेंस हो। आज तो समय आ गया है कि आपको मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने पड़ेंगे अगर आपको देशवासियों को उभारना है इस कोरोना के प्रकोप से। क्योंकि अभी एक तरफ हम जब बात कर रहे हैं और बिल्कुल खतरा आपके सर पे मंडरा रहा है, काले बादल मंडरा रहे हैं देश पर, नए नए वेरिएंट किए आ रहे हैं, इवॉल्व कर रहा है ये वायरस, तो वहां पर अब तो हमें कुछ इनोवेटिव कदम अगर हम लोगों ने नहीं उठाए तो यहाँ पर स्थिति नहीं संभलेगी। विपिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि शीला दीक्षित जी के मॉडल से हमें सीख लेनी चाहिए, सीख लेने के लिए और भी मॉडल है। जिस तरह से मुंबई मॉडल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तारीफ की है, वो भी काफी अच्छा मॉडल है, उससे भी हम सीख ले सकते हैं। लेकिन बात सबसे बड़ी ये कि अभी हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली लहर और दूसरी लहर के बीच का जो समय था उसमें भी सरकार काफी काम कर सकती थी। सीख तो सरकार ने अभी भी नहीं ली सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर इंतजार, ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहे थे कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए। तो यहाँ पर वो गलती अपनी जगह, वो बिल्कुल वक्त कभी भी किसी को माफ नहीं करेगा। जो मौतें हुई हैं, क्योंकि जो जाने वाला है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, वो तो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वही समझ सकते हैं उस दर्द को। तो
तो यहाँ पर अभी जब एक अब घोषणा हो गई है, देखिए मुस्कान जी कितनी बड़ी बात है कि जब आपने कोविड को ये उसकी एक सार्वजनिक तरीके से, एक औपचारिक तरीके से उसकी घोषणा कर दी है कि वो एयरबॉर्न है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब तो आप समझ सकते हैं, पहले तो बात करते थे सरफेस पे है ये वायरस कोरोना और अलग अलग उसकी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर जब आपने उसकी घोषणा कर दी है कि ये जो वायरस है वो एयरबॉर्न हो गया है, हवा में आ गया है, तो आप इसका समझ सकते हैं प्रकोप कितना प्रकोप इसका खतरनाक होगा। बिल्कुल, तो यहाँ इस वायरस का प्रकोप ही इतना ज्यादा है सर कि हम देख रहे हैं कि लोगों के असामयिक निधन होते जा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा के लिए। कोविड की तीसरी लहर को आप देख रहे हैं, दूसरी लहर को आप पूरी तरह से देख चुके हैं और तीसरी लहर आने ही वाली है, लेकिन बेहतर ये होगा कि समय से पहले आप भी अपना ध्यान रखें और तमाम जो भी सुविधाएं आपके पास है उनसे लेस होकर घर में रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस